हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिजिक्स कैंपस यूट्यूब स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। क्या होता है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, हाउ इसे समझते हैं। सदिश निरूपण यानी हमें इस कूलॉम के नियम की सदिश रूप से व्याख्या करनी है कि किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य में जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत बल किस प्रकार से लगता है। पहले आवेशित कण द्वारा दूसरे पर किस प्रकार लगाया जाएगा और दूसरे आवेशित कण द्वारा पहले आवेशित कण पर किस प्रकार से बल लगाया जाता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम का नियम जो है वो गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो पहले यह पता होना चाहिए कि गति के तृतीय नियम क्या होता है। गति का तृतीय नियम, जिसे हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जो कि हमें इस बात की पुष्टि करता है या यह तथ्य बताता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण में तो समान किंतु दिशा में विपरीत होती है। अर्थात यदि दो वस्तुएं हैं और उन दोनों वस्तुओं के मध्य में बल लग रहा है तो पहली वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर अगर 10 न्यूटन का बल लग रहा है तो दूसरी के द्वारा भी पहली पर 10 न्यूटन का ही बल लगेगा, लेकिन दोनों के परिमाण तो समान है 10 न्यूटन, लेकिन दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत होगी। अर्थात जो गति का तृतीय नियम है वो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि इस बात की व्याख्या करता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण में तो समान होती है किंतु दिशा में विपरीत होती है। तो यहां पर भी हमें इसी बात को सिद्ध करना है कि पहले आवेशित कण द्वारा दूसरे आवेशित कण पर जितना बल लगाया जाता है ठीक उतना ही दूसरे आवेशित कण द्वारा पहले आवेशित कण पर बल लगाया जाता है, लेकिन लगने ये वाले बल परिमाण में तो समान होते हैं किंतु दिशा में विपरीत होता है। अर्थात कहने का मतलब है हमें सिद्ध करना है कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, या ये भी बोल सकते हो कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से आप देखते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम का अर्थात कह सकते हो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। गति के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है, तो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण जिस पे डिपेंडेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहां कि सिद्ध कीजिए कि कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। इसे सिद्ध करने के लिए हमने कहा कि यह कोई कार्तीय निर्देश तंत्र है, और कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने ये कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र लिया जिसकी ये एक्स अक्ष है और ये अक्ष है वाई अक्ष और ये मूल बिंदु O है। हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी भी कण की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश ही उसका स्थिति सदिश कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि ये कोई चार्ज पार्टिकल Q1 है और ये कोई सेकंड चार्ज पार्टिकल Q2 है, तो इन मूल बिंदु के सापेक्ष इन दोनों कणों की स्थिति को जो स्थिति सदिश व्यक्त करता है वही उनका कौन सा सदिश कहलाता है, स्थिति सदिश। वह सदिश जो मूल बिंदु के सापेक्ष इन दोनों कणों की स्थिति इस कार्तीय निर्देश तंत्र या द्विविमीय निर्देश तंत्र में व्यक्त करता है, वो इनका कौन सा सदिश कहलाता है, स्थिति सदिश। तो ये पहले कण की स्थिति को व्यक्त करता है तो ये पहले कण का स्थिति सदिश हो जाएगा R1 वेक्टर, और ये दूसरे कण की स्थिति को व्यक्त करता है तो दूसरे कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला ये सदिश हो जाएगा R2 वेक्टर। क्लियर है। तो 11th के उसी कंसेप्ट में हमने लिख दिया कि O से Q1 की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश जो है वो R1 वेक्टर हो जाएगा, इसका स्थिति सदिश, जबकि O से Q2 की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। हम जानते हैं इन दोनों के मध्य में ही वैद्युत बल कार्यरत होगा, Q1 और Q2 के मध्य में ही वैद्युत बल कार्यरत होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह वैद्युत बल सिर्फ Q1 ही Q2 पर लगाए, Q2 भी Q1 पर लगाएगा। तो हमें यहां सिद्ध क्या करना है कि Q1 द्वारा Q2 पर जितना बल लगाया जाता है ठीक उतना ही Q2 द्वारा Q1 पर बल लगाया जाता है, लेकिन ये परिमाण में जरूर समान होते हैं किंतु दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, जिससे ही सिद्ध होगा कि ये गति के कौन से नियम का पालन करते हैं, तृतीय नियम का पालन करते हैं। तो चूंकि इससे पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, चूंकि
कूलाम का नियम सदिश रूप में, क्योंकि कूलाम का नियम सदिश रूप में क्या होता है, कूलाम का नियम सदिश रूप में कि F वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस आर कैप, जिसे हमने दिया समीकरण नंबर 1। तो हमने कहा कि कूलाम बल का सदिश रूप क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस माइनस आर कैप। अब यहां आर कैप एकांक सदिश है और एफ वेक्टर जो है वो कूलाम बल को व्यक्त करता है, और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यहां पर बल Q1 द्वारा Q2 पर नहीं लगेगा, Q2 द्वारा Q1 पर भी लगेगा। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर कितना लग रहा है और Q2 द्वारा Q1 पर कितना लग रहा है। उससे पहले हम इनकी डायरेक्शन को समझ लेते हैं। देखो, जब Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया जाएगा तो सीधी सी बात है भाई, जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको किसकी ओर जाना होगा, Q1 की ओर जाना होगा। इसीलिए हम यहां कह सकते हैं कि Q2 द्वारा जो Q1 पर बल लगाया जाएगा तो उस बल की जो दिशा होगी वो दिशा क्या यही होगी क्या, और ये दिशा हो जाएगी हमारे पास F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर का मतलब क्या है, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, कौन लगा रहा है, Q2 किस पर लगा रहा है, Q1 पर, और जब Q2 Q1 पर बल लगाता है तो उस बल को नाम क्या देते हैं, F12 वेक्टर। इसी तरह जब Q1 Q2 पर लगाएगा तो इसको किसकी ओर आना होगा, Q2 की ओर आना होगा, और जब ये Q2 की ओर आएगा तो इस बल को हम नाम दे रहे हैं F21 वेक्टर। नाम से भी पढ़ सकते हैं, देखो हम 1-2 आ रहा है, 1-2 का मतलब क्या है कि कौन लगा रहा है 1 और किस पे लगा रहा है 2 पर, यानी इसको पूरा हम इस तरह से पढ़ सकते हैं कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया वैद्युत बल। इसे क्या पढ़ सकते हैं, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया वैद्युत बल। अब तुम कहोगे कि सर ये दिशा सदैव इसी प्रकार से रहेगी क्या, नहीं, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं इससे पहले वाले कंसेप्ट में कि जो ये बल की डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन डिपेंड करती है कि यहां पर आवेशित कणों के जो आवेश है वो आवेश क्या है। अगर ये दोनों प्लस होंगे, अगर ये दोनों प्लस होंगे तब तो डायरेक्शन इस तरह से होगी, लेकिन अगर सपोज दैट ये दोनों माइनस होंगे तो डायरेक्शन जो होगी वो कहां की ओर आ जाएंगी, अंदर की ओर आ जाएंगी। कहां की ओर आ जाएंगी, अंदर की ओर आ जाएंगी। ये भी अंदर की ओर आ जाएगा और ये भी कहां आ जाएगा, अंदर की ओर आ जाएंगे, विपरीत आएंगी। तब ऐसी स्थिति के अंदर सभी डायरेक्शनों की हम बात करेंगे। यहां दिखा देते हैं थोड़ा कि अगर ये Q1 और Q2 चार्ज है, सपोज दैट ये Q1 है और ये Q2 है, अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तब तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इनके बीच में जब ये बल लगेगा तो एक बात हम समझ लेते हैं, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस आता है, और प्लस के कारण लगने वाले वैद्युत बल की दिशा जो होती है वो सदैव बाहर की ओर होती है। बाहर की ओर यानी कहने का मतलब है दूर की ओर जाते हुए। लेकिन अगर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस की दिशा जो होती है वो सदैव अंदर की ओर होती है, यानी कहने का मतलब है अंदर का मतलब खुद की ओर आती हुई। यानी यहां से यदि हम देखें तो जब Q2 द्वारा Q1 पर बल लगाया जाएगा तो वह वैद्युत बल कैसा आ रहा है, प्लस इंटू प्लस करोगे तो क्या आ रहा है, प्लस प्लस, यानी दिशा बाहर की ओर। तो ये दिशा होगी F12 वेक्टर जो है वो कहां होगी, बाहर की ओर। और इसी तरह से Q1 द्वारा Q2 पर यदि लगने वाला बल देखे तो प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस, और प्लस की दिशा कहां होगी, बाहर की ओर। तो हम यहां देख सकते हैं F21 वेक्टर भी बाहर की ओर, तब जाकर की ये स्थिति आएगी। यानी ये वाली स्थिति जो मैंने बलों के डायरेक्शन की जो दिशाएं दिखा रखी वो तब है जब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। लेकिन अगर स्थिति उल्टी हो जाए, सर यहां पर अगर मैं माइनस ले ले और यहां पर भी माइनस ले ले, तब इनकी दिशाएं किस प्रकार से होंगी, आओ देखते हो। माइनस इंटू माइनस करोगे तब भी क्या आएगा, प्लस। तो प्लस की दिशा कहां होगी, बाहर की ओर। तो देखो ये दिशा कहां हो गई, बाहर की ओर। फिर यहां माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस, और प्लस आएगा तो इस F21 वेक्टर की दिशा यहां पर फिर से कहां होगी, बाहर की ओर। यानी कहने का मतलब है जब भी ये दोनों प्लस होंगे या दोनों ही क्या होंगे, माइनस होंगे, तो इनकी दिशाएं कुछ इस प्रकार से होंगी कि F12 वेक्टर इस दिशा में होगा और F21 वेक्टर इस दिशा में होगा। लेकिन अगर सर ये प्लस हो और ये वाला माइनस में हो तब क्या होगा, ये प्लस हो और ये वाला माइनस हो तब क्या होगा, अब देखते हैं। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आता है, माइनस, और मैंने कहा माइनस की जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है। तो ये F12 वेक्टर जो बाहर की ओर था वो बाहर की ओर ना लग करके कहां लगेगा, अंदर की ओर, और ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से F12 वेक्टर। ऐसे ही इस Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल देखें तो ये तो हम देख चुके हैं। इसी प्रकार Q1 द्वारा Q2 पर देखें तो देखो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस,
और हम जानते हैं माइनस की दिशा कहाँ की ओर होती है, अंदर की ओर। तो इस बार जो है वो डायरेक्शन कहाँ आ जाएगी, अंदर की ओर, कुछ इस प्रकार से F21 वेक्टर। पहले बता चुका हूं F12 वेक्टर का मतलब, या F12 वेक्टर का मतलब तो होता है Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, जबकि F21 वेक्टर का मतलब होता है कि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित किया गया बल। तो इन बलों की दिशाएं हम पढ़ चुके हैं। अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे, अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे तब तो डायरेक्शन ऐसी होंगी। अगर समान प्रकृति के आवेश होंगे, अगर Q1 और Q2 समान प्रकृति के आवेश होंगे, यदि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, या ये भी नेगेटिव या ये भी नेगेटिव, तो ऐसी स्थिति के अंदर इनकी बलों की दिशाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। लेकिन अगर ये समान प्रकृति के आवेश ना हो करके विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, तब यहां लगने वाले एक दूसरे पर बल की जो दिशा होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। इस F12 वेक्टर की दिशा को दर्शाने वाला सदिश, यहां देखो, बल F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस R कैप आ रहा है। और R कैप क्या होता है? इन बल की दिशा को दर्शाने वाला एकांक सदिश, जिसकी दिशा सदैव इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो देखिए, जिस दिशा में यह बल है उस बल की दिशा को व्यक्त करने वाला एकांक सदिश में उसी दिशा में होगा, यानी R12 कैप इस दिशा में और यहां पर R21 कैप इस दिशा में। ठीक इसी प्रकार यदि यहां पर मैं दिखाना चाहूं तो यहां लिख सकता हूं R12 कैप इस दिशा में और R21 कैप इस दिशा में। तो दोनों ही स्थितियों की हम बात लेकर के चल रहे हैं। जो सदिश अभिव्यक्ति हम कर रहे हैं वो दोनों स्थितियों में लेकर चल रहे हैं कि समान प्रकृति के आवेश होंगे तब ये स्थिति होगी, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तब ये स्थिति होगी। ठीक है, तो ये F12 वेक्टर और उसी दिशा में R12 कैप आ गया, ये F21 वेक्टर और इसी दिशा में क्या आ गया, R21 कैप आ गया। F12 का मतलब है Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, और जबकि F21 का मतलब है Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल। तो एक एक करके हम इनको ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 से आवेशित कण Q1 द्वारा अन्य आवेशित कण Q2 पर आरोपित वैद्युत बल, आरोपित वैद्युत बल Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित हो रहा है। पहली बात तो वैद्युत बल को किससे दर्शाते हैं, F वेक्टर से। अब Q1 द्वारा Q2 पे लग रहे हैं तो लिखने का तरीका मैंने पहले बता दिया था। Q12 का मतलब क्या है, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया, लेकिन मैंने यहां पर क्या कहा है, आवेशित कण Q1 द्वारा Q2 पर, यानी लगाने वाला कौन है, Q1, और किस पे लग रहा है, Q2 पर। तो बताइए F12 वेक्टर होगा या F21 वेक्टर। तो देखने पे पता लग रहा है कि क्या होगा, F21 वेक्टर, क्योंकि मैंने कहा है कि 1 के द्वारा 2 पर, पढ़ना भी बताया था तुमको कि F21 वेक्टर का मतलब है पहले आवेशित कण द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। यानी यहां से हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू, के की जगह के एज इट इज रहेगा, दोनों चार्ज पार्टिकल वही है, सेम Q1 डॉट Q2 अपॉन दूरी। देखिए, चाहे तुम Q1 डॉट Q2 देखो चाहे Q2 डॉट Q1 देखो, यानी कहने का मतलब है चाहे F12 वेक्टर देखो चाहे F21 वेक्टर देखो, दोनों के मध्य की जो दूरी R है, ये दूरी R तो कैसी रहने वाली है, लगभग नियत। हम पहले वाली क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि यहां बिंदुवर्त आवेश ही इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो ये प्रभावी दूरी होती है, ये प्रभावी दूरी कैसी बनी रहे, नियत बनी रहे। प्रभावी दूरी कैसी बनी रहे, नियत बनी रहे। क्लियर है? तो दूरी R तो सेम रहने वाली है हमेशा, और यहां आ रहा है प्लस माइनस R कैप। तो यहां R कैप के लिए हम लिख सकते हैं फिलहाल कि इस दिशा में एकांक सदिश क्या है, देख करके बताओ कितना दिख रहा है, R21 कैप। तो हमने लिख दिया R21 कैप, और इसी दिया हमने समीकरण नंबर 2। जिस प्रकार हमने Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल देखा है, ठीक इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, जैसे Q1 द्वारा Q2 पर देखा है वैसे Q2 द्वारा Q1 पर देख सकते हैं। अर्थात इसी प्रकार Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल
आप देखते हैं, देखो किसके द्वारा किस पर आरोपित हो रहा है, 2 के द्वारा, और किस पर आरोपित हो रहा है, 1 पर, इसीलिए इस बल का नाम आया है F12 वेक्टर इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, Q1 और Q2 दोनों सेम है, आवेशित कण दोनों का गुणनफल भी सेम रहेगा, और प्रभावी दूरी r तो कैसी बनी रहती है, नियत, तो ये तो एज इट इज रहेगी r²। साथ ही इस दिशा में एकांक सदिश देखो क्या है, r12 कैप, तो यहां लिख देंगे r12 कैप, और इसे दिया हमने समीकरण नंबर 3। चूंकि सदिश अभिव्यक्ति से 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं सदिश अभिव्यक्ति के अंदर कि जो r12 कैप होता है, इस r12 कैप का मतलब होता है r1 कैप माइनस r2 कैप। r12 कैप का मतलब क्या होता है, r1 कैप माइनस r2 कैप, तथा जो r21 कैप होता है, इस r21 कैप का मतलब होता है r2 कैप माइनस r1 कैप। सदिश अभिव्यक्ति में 11th क्लास में हम जो स्थिति सदिश होता था, उस स्थिति सदिश से हमने विस्थापन सदिश पढ़ा था, और वहीं पर हमने ये बात कर ली थी कि r12 कैप होता है, उसका मान होता है r1 कैप माइनस r2 कैप, और r21 कैप जो होता है उसका मान होता है r2 कैप माइनस r1 कैप। यदि मैं यहां से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लूं तो क्या ये नहीं लिख सकता क्या यहां पर भी r1 कैप माइनस r2 कैप, r1 कैप माइनस r2 कैप। क्लियर है? यहां से देखने पे पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है भाई, आओ देखते हैं कि यहाँ r1 कैप माइनस r2 कैप आ गया, इसे दिया हमने समीकरण नंबर 4। तो क्या समीकरण 4 से यदि हम देखें तो देखो r1 कैप माइनस r2 कैप आ रहा है, मान रखेंगे तो एक रिजल्ट यहां पर निकल के आ जाएगा कि r21 कैप इज इक्वल टू माइनस का r12 कैप। बोलो होगा या नहीं होगा? क्लियर? r21 कैप इज इक्वल टू माइनस का r12 कैप। अब आगे बात करते हैं, इस वैल्यू को हमने दिया इस समीकरण को समीकरण नंबर 5, और ऐसा करते हैं कि समीकरण नंबर 5 से ये मान कहां रख देते हैं, समीकरण 2 में। तो हमने समीकरण 5 से मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 5 से मान जब समीकरण 2 में रखोगे तो यह समीकरण हमारे पास आ जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 डॉट Q2 अपॉन r²। और यहां देखिए r21 कैप जो है वो किसके बराबर है, माइनस r12 कैप। तो इस r21 कैप की जगह माइनस r12 कैप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो हमने लिख दिया माइनस का r12 कैप। माइनस चिन्ह कहां आ जाएगा आगे, तो क्या मैं इसको यह नहीं लिख सकता क्या कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का के Q1 डॉट Q2 अपॉन r² r12 कैप। क्या लिख सकते हैं, r12 कैप। इस समीकरण को देखिए, के Q1 Q2 r² r12 कैप, और समीकरण नंबर 3 को भी देखिए, के Q1 Q2 अपॉन r² r12 कैप। यानी कहने का मतलब है ये तो समीकरण नंबर 3 का मान बन चुका है। जो के Q1 Q2 अपॉन r² r12 कैप है वो मान किसका है, समीकरण नंबर 3 का, और समीकरण 3 किसके बराबर है, ये F12 वेक्टर के बराबर। तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से क्या रिजल्ट हमारे पास आ चुका है कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस चिन्ह एज इट इज, और ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है किसकी, F12 वेक्टर की। तो यहां पर आ जाएगा F12 वेक्टर। और यही तो हमको सिद्ध करना था कि पहले कण के द्वारा दूसरे पर जितना वैद्युत बल लगाया जाता है, ठीक उतना ही दूसरे के द्वारा पहले पे लगाया जाता है। बस फर्क इतना है कि इनका परिमाण तो समान होता है, किंतु एक की दिशा प्लस तो दूसरे की दिशा माइनस, यानी दिशा ही परस्पर कैसी होती है, विपरीत। और गति का तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी तो यही कहता है कि लगने वाले बल परिमाण में समान होते हैं, किंतु दिशा में कैसे होते हैं, विपरीत। तो बताइए कि कूलाम का जो नियम है वो गति के तृतीय नियम का पालन करता है या नहीं करता है? ऑफकोर्स करता है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ओके।